नमस्कार, मेरा नाम विधु खरे दास है। आज का हमारा विषय है भास की रंग युक्तियाँ। विशेष संदर्भ प्रतिज्ञा योगंधरायण एवं स्वप्न वासव दत्ता। भास निश्चित रूप से भारत के आदि नाटककार हैं। 1912 ईस्वी में इनके 13 नाटकों की खोज त्रावणकोर केरल में अप्रत्याशित रूप से हुई। इनकी खोज का श्रेय महापंडित श्री टी गणपति शास्त्री को जाता है। भास का उल्लेख कालिदास, राजशेखर, अभिनवगुप्त, जयदेव, शारदा तनय ने अपनी अपनी कृतियों में किया है। भास का नाम उनके परवर्ती विद्वानों ने अत्यंत आदरपूर्वक उल्लिखित किया है। अतः सैकड़ों वर्षों से उनका नाम ख्यातिलब्ध था, परंतु उनकी कोई भी रचना प्राप्त नहीं थी। भास का काल निर्धारण करने में मतों में भिन्नता है। वे कालिदास के पूर्व में ईसा से 4वीं शताब्दी के आसपास के समय के माने जाते हैं। भास के नाटकों से प्राप्त अनेक अभ्यंतर प्रमाण भी इसी काल की ओर संकेत करते हैं। इन नाटकों में पाए जाने वाले अपाणिनीय प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि पाणिनि के पूर्व भास के नाटकों की रचना हो चुकी थी। भास के नाटकों के अंशों का मंचन केरल के कुडियाट्टम में सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। भास के नाटक संस्कृत परंपरा के अन्य नाटकों से कुछ भिन्न हैं। इनके सभी नाटकों का प्रारंभ नान्द्यते ततः प्रविशति सूत्रधारः इस रूप में होता है। संस्कृत नाटकों में पूर्व रंग के 19 अंगों का अत्यंत महत्व है। नांदी पाठ पूर्व रंग का अभिन्न अंग है, जिसमें देव प्रस्तुति, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं आदि का गायन होता है। अतः नाट्य प्रदर्शन का आरंभ सीधे सूत्रधार के प्रवेश से होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु नाटक के प्रारंभ को लेकर है, और वो है नाटक की स्थापना में नाटककार भास के नाम का उल्लेख न होना। जबकि संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में नाटककार का नाम प्रारंभ में लिखा होता है। भास के नाटक पाणिनि के व्याकरण का पालन नहीं करते हैं। साथ ही अनेक नाट्यशास्त्र के नियमों का उल्लंघन भी इनके नाटकों में दिखाई देता है, जिससे भास का काल शास्त्रीय संस्कृत नाटकों से पूर्व का प्रतीक होता है। भास के 13 नाटक जिनकी खोज गणपति शास्त्री द्वारा की गई है, वे इस प्रकार से हैं: प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, उरुभंगम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, बालचरित्रम, चारुदत्तम, अविमारकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्न वासव दत्तम। इनमें से 1 तथा 2 की कथावस्तु रामायण पर आधारित है। 3 से 8 की कथावस्तु महाभारत के प्रसंगों से ली गई है तथा 10 से 13 का कथानक लोक आख्यान पर आधारित है। भास के समस्त 13 नाटक लंबाई के दृष्टिकोण से संक्षिप्त हैं। ये भास के नाटकों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। भास अपनी अभिव्यक्ति में अत्यंत संक्षिप्त और नपेतुले हैं। वे उन चीज़ों के सहारे कहीं अधिक कहते हैं जिन्हें वे कहते नहीं, बजाय उनके जिन्हें वे कहते हैं। वो मौन के पुरोधा हैं। उनका यह मौन अर्थगर्भ है। नाट्य लेखन में संवादों तथा कथानक प्रस्तुति की संक्षिप्तता आधुनिक नाट्य लेखन शैली की भी विशेषता है। पाठ जितना संक्षिप्त होगा, निर्देशक तथा अभिनेता की कल्पनाशीलता को उतना ही अधिक विस्तार तथा आयाम मिलेगा। भास के नाटक इस परिप्रेक्ष्य में कल्पनाशीलता के विस्तार के आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण तथा स्वप्न वासव दत्ता के नाट्य पाठ तो संक्षिप्त हैं, परंतु उनका कथा विस्तार
अत्यंत असीम है। कथानक तमाम तरह के घटनाक्रमों से भरपूर है, परंतु लिखे वे संक्षिप्तता में गए हैं। भास के नाटक कविता की भांति हैं। उनमें काव्य गुण हैं जो कि कम शब्दों में अधिकाधिक कहने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के संक्षिप्त पाठ अभिनेताओं को उनके अभिनय विस्तार को करने में सहायक होते हैं। एक और तकनीक उनके दो नाट्य पाठों में दिखाई देती है। प्रतिज्ञा योगंधरायण तथा स्वप्न वासवदत्ता दो स्वतंत्र नाट्य पाठ हैं, परंतु दोनों के कथानक आपस में जुड़े हुए हैं। स्वप्न वासवदत्ता प्रतिज्ञा योगंधरायण की उत्तर कथा है तथा प्रतिज्ञा योगंधरायण स्वप्न वासवदत्ता की पूर्व कथा है। दोनों नाटकों में एक आश्चर्यजनक क्रमबद्धता है। संस्कृत नाट्य परंपरा का यह एक दुर्लभ संयोग है। केवल कथानक की ही निरंतरता नहीं है, वरन नाटक में प्रयुक्त रंग युक्तियों की भी निरंतरता है। इसमें मुख्य रंग युक्ति है वीणा। इस वीणा का नाम घोषवती वीणा है। वत्सराज उदयन गांधर्वविद हैं। वे एक कुशल वीणा वादक विद्वान के रूप में प्रख्यात हैं। वीणा का प्रयोग निरंतरता में प्रतिज्ञा योगंधरायण तथा स्वप्न वासवदत्ता दोनों में प्रमुखता से किया गया है। वीणा, जिसका कि नाम घोषवती वीणा है, एक चरित्र की भांति प्रस्तुत रहती है। युद्धों, षड्यंत्रों, गुप्तचरी तंत्र के मध्य पनपते प्रेम के लिए भास ने एक वाद्य यंत्र का प्रयोग सफल रंगयुक्त के रूप में किया है। इसे हम द्वंद्व, संघर्ष तथा विडंबना के रूप में भी देख सकते हैं। भास के नाटकों की दृश्यावलियों में नाटकीय तकनीकों की प्रचुरता पाई जाती है। अत्यंत संक्षिप्त तरीके से वे घटनाओं को नाटकीयता से भर देते हैं। अधिकतर घटनाएं विवरणात्मक हैं। पात्रों के मुख से घटनाओं का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों पर इन घटनाओं का असर मंच पर घटित होता है। कृत्रिम हाथी की रचना, युद्ध की भीषणता, गांव में आग लगने की घटना, उदयन तथा वासवदत्ता के भागने का वर्णन आदि अत्यंत सजीवता के साथ इन दोनों नाटकों में मंच पर वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेकों रंग युक्तियों का प्रयोग भास के द्वारा दृश्य निर्माण में किया गया है। स्वप्न वासवदत्ता में स्वप्न अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी है। नाटक के शीर्षक में ही स्वप्न शब्द का प्रयोग हुआ है। इस नाटक में स्वप्न की अवस्था तथा जागृत अवस्था के मध्य एक रोचक द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त घटना निश्चित रूप से भास की उच्च कल्पना शक्ति का परिचायक है। एक व्यक्ति स्वप्न में बोल रहा हो और दूसरा व्यक्ति जागृत अवस्था में उसकी बातों का उत्तर दे रहा हो, इससे विलक्षण घटना और क्या हो सकती है। घोषणा की जाती है कि वासवदत्ता आग में जलकर मर गई है। उदयन का विवाह पद्मावती से हो जाता है, परंतु उदयन वासवदत्ता के प्रेम में ही डूबा रहता है। अत्यंत नाटकीय घटनाक्रम में उदयन पद्मावती की शैया पर सो जाता है और स्वप्न में वासवदत्ता को देखकर बड़बड़ाता है, जबकि दासी के भेष में स्वप्न वासवदत्ता सच में वहां उपस्थित रहती है। इस जटिल परिस्थिति को भास ने अत्यंत ही सरलता से नाटक में लिखा है। इस दृश्य में स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्म भावों के महत्व पर बल दिया गया है। सूक्ष्म भाव सूक्ष्म उपस्थिति को जान लेता है। सूक्ष्म भाव यदि सत्य की भावना से उत्प्रेरित है तो वह स्थूल को उपस्थित कर देने में भी सक्षम होता है। सहृदय के स्वप्न भी यथार्थ से प्रेरित होते हैं। भावना प्रमुख है, भाव प्रमुख है, अंतर्मन ही प्रमुख है। यही इस दृश्य का अभिप्राय है। सोते हुए ही नहीं, उदयन जागते हुए भी वासवदत्ता के स्वप्न में खोया रहता है। इसीलिए स्वप्न की युक्ति के द्वारा ही दोनों एक बार
फिर स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही स्थितियों में मिलते हैं। मिलने का यह एहसास उदयन को आश्वस्त करता है कि वासवदत्ता वास्तव में मृत नहीं, जीवित है, और वह आशावान हो जाता है। उदयन का आंतरिक यथार्थ उसके बाहरी यथार्थ को बदलने में सक्षम हो जाता है। उदयन कहता है, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपः शील माधुर्यः वासवदत्ता बंदे न तु तावन में मनोहरति। अर्थात पद्मावती यद्यपि रूप शील गुण युक्त है तथा मुझे प्रिय भी है, फिर भी वासवदत्ता में रमे मेरे मन को हर नहीं पाती है। उदयन हमेशा वासवदत्ता के प्रेम में ही डूबा रहता है। इसीलिए पद्मावती की शैया पर भी वह वासवदत्ता का ही स्वप्न देखता है। वह उसकी स्थूल उपस्थिति को महसूस करता है तथा स्वप्न व यथार्थ के मध्य की स्थिति में आ जाता है। हा वासवदत्ते, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्ये, देहि में प्रिय वचनम किम कुपितासि, यत् कुपिता किमर्थ नाल कृतासि। वासवदत्ते तिष्ठ तिष्ठ। सपने में उदयन वासवदत्ता से बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम कुपित हो? यदि नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? इस स्वप्न में की गई वार्ता को वे यथार्थ रूप में अपने मुख से भी बोलते हैं, जिसे वहाँ उपस्थित वासवदत्ता सुनती है। वह उदयन का लटका हुआ हाथ ऊपर रख देती है और चली जाती है। इस स्पर्श को उदयन स्वप्न में होते हुए भी यथार्थ मानता है। शय्याया मवसुप्तम माम बोध्ययुक्ता सखे गता, दग्धेति ब्रुक्ता पूर्वे वंचितोस्मि रुमणवता। यह दृश्य 5वें अंक में घटित होता है तथा पूरे नाटकीय घटना चक्र को बदल देता है। यह दो प्रेमियों का आत्मिक मिलन का दृश्य है तथा अत्यंत कलात्मक ढंग से इस नाट्य युक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से वीणा एक युक्ति के रूप में स्वप्न वासवदत्ता में प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार से हाथी का प्रयोग भास ने प्रतिज्ञा योगंधरायण में कुशलतापूर्वक किया है। नाटक के प्रारंभ में ही वनगज तथा बनावटी हाथी द्वारा उदयन को छले जाने की संभावना योगंधरायण द्वारा व्यक्त की जाती है। इस प्रकार भास नाटक के प्रारंभ में ही एक षड्यंत्र की सूचना दे देते हैं। इस गज बिंब में युद्ध की भयानकता का पूर्वानुमान तथा अप्रत्याशित घटना की आशंका प्रकट हो जाती है। इसमें उदयन की बुद्धि के भ्रमित हो जाने की आशंका का संकेत भी है और होता भी ऐसा ही है। हंसक आकर इस समूचे छल प्रपंच का विवरण सुनाता है। पूरा षड्यंत्र तथा उदयन के पकड़े जाने की सूचना केवल विवरण द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस विवरण के द्वारा ही कल्पना को जागृत करके पूरे दृश्य को मानसिक रूप से प्रस्तुत किया है भास ने। इसी विवरण में एक नीले हाथी का संकेत आता है। नील कुवलय नामक इस हाथी को चक्रवर्ती की संज्ञा दी गई है। हाथियों के पूरे शास्त्र हस्त शिक्षा की सूचना भी दर्शकों को दी गई है। यह ऐसा हाथी है जिसे वश में करना उदयन जानता है। वह इसे वीणा वादन द्वारा वश में करने की बात करता है। वीणा यहाँ भी एक सशक्त नाट्य युक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। यही घोषवती वीणा है। उदयन युद्ध में वीणा को अपने साथ रखता है। यहाँ वीणा केवल रस प्रभंजक नहीं है, वरन उदयन इसे अपने साथ एक शस्त्र के रूप में भी रखता है। ततो भर्त्रावती
यार्याश्चा दागम्य देवतानां प्रणामं कृत्वा गृहीता। शस्त्र के रूप में वीणा तथा संगीत का प्रयोग भास की अभूतपूर्व कल्पना शक्ति का परिचायक है। इसी प्रसंग में एरावत हाथी को भी संदर्भित किया है भास ने। हाथियों के नामकरण का विवरण इस विवरणात्मक दृश्य में किया गया है। महासेन एक कृत्रिम हाथी बनाकर व्यूह रचना करता है, जिससे कि उदयन हाथ में वीणा लेकर उसका वादन करे और उसे षड्यंत्र पूर्वक पकड़ लिया जाए। अतः वीणा वादन द्वारा गज को वश में करने का उत्कट प्रयास उदयन के द्वारा किया जाता है। उदयन के साथ राजा प्रद्योत छल करने में सफल रहता है। प्रद्योत स्वयं उदयन को गज विद्या का विद्वान मानता है। प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता भी वीणा वादन की शिक्षा ग्रहण करती है। यह एक नाटकीय संयोग की युक्ति है, क्योंकि उदयन भी वीणा वादन में निपुण है। उदयन के साथ साथ उसकी घोषवती वीणा भी पकड़ी जाती है। उदयन की यही घोषवती वीणा, जो गजों को भी वश में कर लेती है, वासवदत्ता को दे दी जाती है। इस पूरे प्रसंग में भास ने गज तथा वीणा का नाटकीय प्रयोग किया है। योगंधरायण उदयन को मुक्त कराने का षड्यंत्र करता है। यह षड्यंत्र वह गज को केंद्रित करके ही करता है। उदयन के हाथी नलागिरी को भड़काकर उसी पर सवार होकर उदयन के भाग निकलने की योजना बनाता है। अतः भास अपनी इस नाट्य युक्त की निरंतरता पूरे नाटक में बनाए रखते हैं। चौथे अंक में भी वासवदत्ता की हथनी भद्रवती का प्रसंग है। इन रंग युक्तियों का प्रयोग राजनीतिक षड्यंत्रों, छल, युद्ध के बीच पनपती एक प्रेम कथा में भास के द्वारा किया गया है। वास्तव में प्रतिज्ञा योगंधरायण तथा स्वप्न वासवदत्ता दोनों ही नाटक राजनीतिक नाटक हैं। राज्यों का जीतना, हारना, परस्पर ईर्ष्या, अभिमान, युद्ध संबंधी प्रतिज्ञा, गुप्तचरी, छल, धोखा आदि ही इन दोनों नाटकों की कथा भूमि हैं। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्रेम, विवाह आदि श्रृंगारिक तत्वों को आपस में जोड़ने में भास की यह तकनीकियां काम आती हैं। अतः युद्ध तथा प्रेम के साथ साथ तमाम मानवीय कमजोरियों को भी इन दोनों नाटकों में रूपायित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और प्रभावशाली युक्ति इन दोनों नाटकों में प्रयुक्त हुई है। वह है चित्र का निरूपण। दोनों ही नाटकों में अंत के करीब इन चित्रों का प्रयोग किया गया है। प्रतिज्ञा योगंधरायण में उदयन तथा वासवदत्ता के भाग जाने के बाद उनके चित्रों का आपस में विवाह संपन्न करा देने का निर्णय महासेन लेते हैं। वहीं स्वप्न वासवदत्ता के अंत में वे वही चित्र लेकर उदयन तथा पद्मावती के सामने आते हैं। इसी चित्रयुक्ति से ही वासवदत्ता की पहचान स्थापित होती है। यह नाटक में नया मोड़ लाकर नाटक को सुखांत की ओर अग्रसर करता है।